गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने राइबोसोम कोशिकांग स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने 70S और 80S राइबोसोम के बारे में चर्चा की थी। उसी में कुछ अपना बाय मिस्टेक रह गया था, छोटा सा पार्ट। जब अपना एक टाइप चल रहा था राइबोसोम का 80S, 70S तक सब ठीक था, लेकिन जो 80S राइबोसोम, इसका अपन ने स्टार्ट किया था। तो इसका मैंने बताया था आपको कि यह एक तो 40S सब यूनिट और एक 60S यूनिट सब यूनिट, यानी कि उप इकाई, ये बताया था, से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी में मैंने नेक्स्ट आपको ये बताया था कि ये जो 40S सब यूनिट और ये जो 60S सब यूनिट्स हैं, यह 40S की बात की थी मैंने, तो 40S में आपको बताया था कि यह 18S rRNA एवं 30 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, यही बताया था। और इसमें 60S सब यूनिट में आपको ये बताया था मैंने कि यह 5S rRNA 5.8S rRNA, और डायरेक्टली मैंने बता दिया था कि 40 प्रोटीन से मिलकर, जबकि अपना 20S और रह गया था इसमें, तो यहाँ आएगा 20S rRNA और लास्ट में 40 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो प्रीवियस क्लास में अपना ये 18S वाला छूट गया था बाय मिस्टेक, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना उसमें, क्योंकि अगर ये चीज़ आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी जो 60S की जो सीक्वेंस है वो गलत हो जाएगी। तो ये चीज़ नोट कर लेना कि जो 60S सब यूनिट है, बिग सब यूनिट है 80S राइबोसोम की, वह 5S rRNA 5.8S rRNA एवं 28S rRNA एवं 40 प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। अब क्लियर है? ठीक है। इसी डायग्राम को अगर अपन ऐसे चार्ट के रूप में शो नहीं करें और इसी में शो कर दें तो भी सही है। कैसे? ध्यान से देखना, यहां पे लिख दूं मैं 40S, यहां पे लिख दूं 60S। वही बात है कि सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है डायग्राम को शो करने का, किसी चीज को समझाने का। कुछ बुक्स में आपको ऐसा डायग्राम भी मिलेगा जहां पे आपको कौन सी सब यूनिट किन से मिलकर बनी हुई है वो इसमें लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें 18S rRNA है और 30 प्रोटीन है। ऐसे इसके अंदर भी आप लिख सकते हो। 60S के बारे में लिखना चाहो तो 5S rRNA 5.8S rRNA 28S rRNA और 40 प्रोटीन, ऐसे भी आप शो कर सकते हो। क्लियर है? तो ये थे अपने 70S और 80S टाइप के राइबोसोम्स, जो 70S प्रोकैरियोटिक सेल्स में और 80S यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में अपन, अच्छा एक चीज और रह गई है अपनी, वो ये है कि जो 70S राइबोसोम है उनका अणु भार जिसे बोलते हैं मोलिकुलर वेट,
वो होता है 2.7 इंटू 10⁶ डाल्टन। ठीक है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे ही 18S राइबोसोम की बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट होता है 4.7 से 5 10⁶ डाल्टन। तो मोलिकुलर वेट से ही अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना हल्का मोलिकुलर वेट वाला राइबोसोम है, जबकि ये हेवी मोलिकुलर वेट वाला राइबोसोम है। तो आप ये चीज में ये जो मोलिकुलर वेट है जिसे अपन बोल रहे हैं अणु भार, ये भी आप ऐड करना। 70S राइबोसोम की ये है और 80S राइबोसोम की ये है। क्लियर है? इसी में अपना छोटा सा टॉपिक और है, वो है केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपन बोलेंगे रासायनिक संगठन। ये आपने नोट कर लिया होगा। रासायनिक संगठन की अगर बात की जाए एक राइबोसोम की, तो अपन ने अभी चार्ट में देखा कि ये मोस्टली RNA और प्रोटीन से मिलकर बना है। ये इसी से तो बना है क्योंकि अपन ने इसकी डीपली स्ट्रक्चर पढ़ी है। तो अपन क्या लिखेंगे नेक्स्ट, इसी में स्मॉल पॉइंट, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। मोस्टली क्या है, RNA प्लस प्रोटीन, यही है। और प्रोटीन भी कैसा होता है इसमें, जटिल प्रकार का। जो प्रोटीन होता है इसमें वो हार्ड टाइप का या जटिल प्रकार का होता है, जिसे कोर प्रोटीन, कोर के नाम से जाना जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर राइबोसोम की बात की जाए तो वह मोस्टली RNA एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो होता है इसमें वो जटिल प्रकार का होता है, जिसे कोर प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप अंडरलाइन कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें स्मॉल पॉइंट लेते हैं एक और, जीवात जनन राइबोसोम का जीवात जनन। जीवात जनन को अपन बोलते हैं बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस। तो एक राइबोसोम एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर कैसे बनता है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो वही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में चर्चा करें। दो टाइप की सेल्स होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म से बनते हैं या में बनते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कितने कौन से टाइप के राइबोसोम मिलेंगे? 70S। तो अपन लिखेंगे 70S राइबोसोम साइटोप्लाज्म से बनते हैं। क्लियर है? लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रिक, जिसे बोलते हैं अपन न्यूक्लियोलस, से बनते हैं। ये चीज नोट ध्यान रखना आप। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो 70S टाइप के राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से ही बनते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें जो 80S टाइप के राइबोसोम्स जो होते हैं वह न्यूक्लियोलस, जिसे अपन बोलते हैं केंद्रिक,
से बनते हैं। तो ये अपना पॉइंट क्लियर हो चुका है राइबोसोम के जीवात जनन का, कि एक राइबोसोम की कोशिकाओं में जनन या उनकी उत्पत्ति कैसे और कहां से या किन अंगकों से होती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इसी के फंक्शंस की अगर बात करें कि क्या कार्य हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? फंक्शंस। तो फंक्शंस या कार्य की बात करें तो राइबोसोम का मोस्ट कार्य या मोस्ट वर्क प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना है। प्रोटीन संश्लेषण की रिएक्शन ही करता है मोस्टली राइबोसोम। तो अपन फंक्शन में यही लिखेंगे कि राइबोसोम का मोस्ट वर्क या मोस्ट फंक्शन प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस की रिएक्शन में भाग लेना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब लास्ट एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है अपना। कई बार आपके जो शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अपन ने अब तक राइबोसोम के बारे में लगभग सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो उस जानकारी के बेस पर ही अपन इन दोनों में आसानी से अंतर भी बता सकते हैं। तो चलो बनाते हैं एक डिफरेंस की टेबल और अच्छे से समझते हैं कि कैसे क्या लिखना है। यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा? जहां भी आपको अंतर पूछे किन्हीं दो चीजों में, किन्हीं दो अंगकों में, तो अपन को टेबल के थ्रू ही अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, क्योंकि वही है कि अच्छे नंबर पाने का एक जरिया है। किसी भी चीज को अगर अपन अच्छी तरह से शो करेंगे तो अपन को नंबर भी अच्छे मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो टेबल में एक तरफ तो बनाएंगे अपन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और एक तरफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये लो जी टेबल। पहला डिफरेंस देखें क्या है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो अपन लिख सकते हैं कि इन सेल्स में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। पता है अपन को पहले से। लेकिन इसमें बात करें तो इसमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, यह RNA एवं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। केमिकल कंपोजिशन में अपन ने ये लिखा था कि ये RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में भी तो यही होगा, सेम। तो अपन यहाँ लिखेंगे सेम कहानी। अभी तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आप वहाँ पे सेम कहानी मत लिख देना, सेम वही लिख के आना कि इसमें भी RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। थर्ड डिफरेंस अपन ये बता सकते हैं कि जो 70S राइबोसोम है, इसकी दो सब यूनिट है, 2 सब यूनिट्स। पहली है 30S और दूसरी है 50S। ऐसे ही इसमें बताएं अपन 80S की सब यूनिट्स, तो 40S एंड
60s बता सकते हैं। और लास्ट डिफरेंस अपन ये भी बता सकते हैं, फोर्थ नंबर का क्या बता सकते हैं कि यह 16s rRNA, ओनली RNA का अगर क्वेश्चन पूछता है तो उस टाइम अपन को क्या लिखना है, वो चीज लिख रहा हूं मैं। 16s 70s में क्या था, कौन कौन से RNA थे, 16s था, 5s rRNA था एवं 23s rRNA से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अगर आप ये पूछे कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन कौन से आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है, तो आंसर ये रहा जो अपन ने पहले भी लिखा है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में 5s rRNA, 5.8s rRNA, और कौन सा था 18s rRNA एवं 28s rRNA से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में मेन डिफरेंस, जो अपन ने, मैंने कोई अलग से नहीं बताया आपको, जो पहले पढ़ाया है इस टॉपिक में उसी के बेस में मैंने ये टेबल बनाई है आपके सामने। तो ये टेबल भी अगर आप बना के आते हो तो आराम से आपके एक नंबर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अगर यही आपको बड़े क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछ ले तो भी आपके 2 नंबर इसमें अगला कवर कर देगा। क्लियर है? तो ये था अपना राइबोसोम का टॉपिक जो आज अपन ने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अभी भी इस क्लास में थोड़ा टाइम है अपने पास, तो अपन नेक्स्ट अंगक और ले लेते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं गोल्जी जटिल या गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी जटिल। ये डिफरेंस आप नोट्स में बनाओ तब भी लिखना है, लास्ट में डायग्राम भी बनाने हैं, चार्ट भी बनाने हैं, और जो जो बोला है अंडरलाइन के लिए वो अंडरलाइन भी आपको करते रहना है, क्योंकि यही अंगक अपने इस जूलॉजी में तो पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो नेक्स्ट अंगक है अपना गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी या अपन इसे बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल। क्लियर है? अब सबसे पहले अपन इस पे सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कहाँ पर पाया जाता है, किससे बनता है, शेप एंड साइज क्या है, सबसे पहले खोज किसने की, नाम किसने दिया, दूसरा नाम क्या है, ये सभी। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित संरचना गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपरद्रवी जालिका के बारे में अपन ने सभी ने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो उससे संबंधित जो रचना है यूकैरियोटिक सेल्स में वो क्या कहलाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी मिलती जुलती संरचना उसके पास ही स्थित होती है। यह जो संरचना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यह संरचना की अगर बात की जाए तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रचित संरचना होती है। जो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा ही इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति या रचना होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की। तो सर्वप्रथम
जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने सन 1867 में सर्वप्रथम इस रचना को देखा था। ओनली देखा था, ठीक है। लेकिन एक इटली के वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। इन्होंने सन 1891 में इन रचनाओं को बिल्ली और उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में देखा था। कैमिलो गोल्जी ने उल्लू एवं बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। नर्व सेल्स में देखा था। किन्होंने देखा था? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक जो इटली के थे, उन्होंने सन 1891 में उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं या नर्व सेल्स में सर्वप्रथम गोल्जी कोय या गोल्जी बॉडी नामक संरचना को देखा था, अध्ययन किया था। तो खोज का श्रेय भी किन्हें जाएगा? कैमिलो गोल्जी को। लेकिन बेकर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस संरचना या इस अंगक को लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो ये चीज आप अंडरलाइन करना कि सबसे पहले खोज किसने की, सबसे पहले देखा किसने, खोज किसने की और लाइपोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं कि ये जो गोल्जी काय है या जो गोल्जी बॉडी है या जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यह कौन सी सेल्स में पाया जाता है, कौन सी में नहीं। अपन ने सबसे पहले जिक्र कर लिया कि यह यूकैरियोटिक सेल्स में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। इसके अलावा यह परिपक्व स्पर्म्स क्या बोलते हैं अपन? शुक्राणु, आरबीसी एवं आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स एवं फंजाई में भी एब्सेंट होता है। जरूरी नहीं है कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाए। यूकैरियोटिक सेल्स जैसे मैंने एग्जांपल लिए, स्पर्म है, आरबीसी सेल है और फंजाई, इनमें भी ये गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होती है। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे शेप एंड साइज की, कि गोल्जी बॉडी की शेप क्या होती है और साइज क्या होती है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। शेप एंड साइज। तो जो गोल्जी बॉडी है वह ग्रंथिल और स्त्रावी जो कोशिकाएं होती है उनमें बड़े साइज के मिलेंगे, और जो मृत कोशिकाएं हैं या पुरानी कोशिकाएं हैं उनमें छोटी साइज के या अक्रिय अवस्था में या अविकसित या अनुपस्थित होते हैं।
तो अपन क्या लिखेंगे, ग्रंथिल, जिसे बोलते हैं अपन ग्लैंडुलर, और स्त्रावी, स्त्रावी को बोलते हैं अपन सीक्रेटरी। सेल्स में कैसे मिलेंगे, बड़े आमाप के या बड़ी साइज के मिलेंगे। लेकिन जो ओल्ड सेल्स हैं उनमें अविकसित या अल्प विकसित या एब्सेंट होंगे या अनुपस्थित होंगे। तो ये अपन ने इसकी आकृति शेप की बात कर ली है कि यह जो ग्लैंडुलर या जो सिक्रेटरी या ग्रंथिल और स्त्रावी कोशिकाएं होती हैं उनमें तो गोल्जिकाएं बड़ी बड़ी साइज के मिलेंगे, लेकिन जो पुरानी कोशिकाएं हो गई है, जो मरने वाली है या जो मृत हो चुकी है, उनमें छोटी साइज के या अल्प विकसित होंगे या अनुपस्थित होंगे। ऐसे ही प्लांट सेल की अगर बात करें, प्लांट सेल, तो इसमें ये 1.3 म्यू से या 1.3 म्यू लंबे एवं 0.5 म्यू चौड़े होते हैं। प्लांट सेल में 1.3 म्यू तो लंबे होंगे और 0.5 म्यू चौड़े होंगे। तो ये अपन ने बात कर ली गोल्जिकाय की शेप और साइज की, आकृति और आमाप की। क्लियर है यहां तक? ठीक, अभी भी थोड़ा टाइम है अपने पास। अब बात करेंगे अपन गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। जैसे कल प्रीवियस क्लास में अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की थी, तो उसमें सिस्टर्नी थी, वेसिकल्स थी और ट्यूब्यूल्स थी। क्या इसमें भी सिस्टर्नी पाई जाती है, वेसिकल्स पाई जाती है, ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, या कुछ अलग होता है? तो उसके लिए अपन को इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि ये कैसी दिखाई देती है और इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलकर एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स की कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसी में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिसे अपन बोलते हैं परा संरचना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से एक सेल को देखा जाता है, उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखा जाता है, तो वह एक तस्तरी के समान, जैसे प्लेट्स होती है अपनी, उन्हें वॉश करके अपन ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, जमा कर रख देते हैं साफ करके, सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखने पर यह तस्तरी समान संरचना के रूप में दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है उसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डीपली समझेंगे। तो मैंने कहा कि तस्तरी के समान, तो तस्तरी तो ऐसे ही होगी, चपटी ट्यूब्यूल्स के जैसे दिखाई देगी, ऐसे पतली पतली बैग लाइक या नलिका नुमा तस्तरी के समान बहुत सारी एक दूसरे के ऊपर अपन को व्यवस्थित दिखाई देती है ऐसे। लेकिन ध्यान रहे इन पे राइबोसोम चिपके हुए नहीं रहते, वो किस पे होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे।
तो ये मैंने एक आउटलाइन डायग्राम बनाया है अभी तक। इसके जो लास्ट वाले सिरे हैं दोनों तरफ के, इन पे ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ऐसे। और कुछ बिग साइज की राउंड स्ट्रक्चर भी होती है, वेसिकल्स से भी थोड़ी बड़ी, जिन्हें बोलते हैं रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स। ऐसे एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखें तो ऐसी संरचना दिखाई देगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, जिसमें ये बिग जो वैक्यूल्स वेसिकल्स जैसी संरचना है ये कहलाती है रिक्तिकाएं, जिन्हें बोलते हैं वैक्यूल्स। ये लंबी लंबी तस्तरी समान रचना जो है सिस्टर्नी, जैसा कि अपन ने उसमें भी बनाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स, और इसके जस्ट थोड़ा सा आगे स्मॉल राउंड राउंड स्ट्रक्चर वेसिकल्स। तो ये है एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी कोई की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इसके माध्यम से अपन इसके ऊपर बहुत विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, जैसा कि अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी समझा था और लिखा था। वही सबसे पहले अपन सिस्टर्नी के बारे में बात कर लेंगे कि है लंबी चपटी अशाखित थैले के समान या बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसे ही ट्यूब्यूल्स की बात कर लेंगे, वेसिकल्स की बात कर लेंगे और वैक्यूल्स की बात कर लेंगे। तो जो अपना पॉइंट था अल्ट्रा स्ट्रक्चर का गोल्जी कॉम्प्लेक्स में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।